आपने जब एमफिल किया और फिर उसके बाद पीएचडी की, उस वक्त आपकी क्या मोटिवेशन थी? एमफिल और पीएचडी मुझे लगता है उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो एकेडेमिया में जाना चाहते हैं। सो मेरा तो गोल बिल्कुल यही था कि मैंने एकेडेमिया में जाना था। क्या ये जर्नलिज्म है, आप खुद भी मीडिया स्टडीज़ पढ़ा रही हैं, क्या इसका तरीक़ेकार होना चाहिए? कोई लाइसेंस होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए? सोशल मीडिया के लिए क्या हो सकता है? मैं शायद लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तो अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको मिसयूज़ किया जाए। तो जो भी आपका मीडिया से आ रहा होगा या जो भी आपकी कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल साइड से आ रहा होगा, उसको भी होगा कि वो कुछ ना कुछ अर्न करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं जिनकी बातों से, जिनकी ज़िंदगी से और जिनकी कामयाबियों से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 15 सालों से शोबा तालीम व तदरीस से मुंसलिक हैं। ये पीएचडी हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, 2 दफ़ा डिस्टिंक्शंस भी ले चुकी हैं। इस वक्त बतौर चेयरपर्सन मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी में सर्व कर रही हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि इस वक्त एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो लोग एमफिल करना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, दोनों के बारे में हम पूछेंगे। उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान में उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम देखें एक बात बहुत जो आजकल चल रही है कि आप पीएचडी भी कर लें, एमफिल भी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन पाकिस्तान में आपको जॉब्स नहीं मिलती, या मिलती हैं तो उस कैलिबर की नहीं मिलती जो आप करना चाह रहे होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या हमें वो बर्दाश्त, पेशेंस नहीं रहा कि हम चीज़ों का वेट कर सकें, या वाक़तन मार्केट की सिचुएशन ऐसी है? दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा अशफाक साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैम मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा। सबसे पहले तो जब हमने पहले भी आपका इंटरव्यू किया था उसमें आपकी प्रोफाइल, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। मुझे आज ये बताइएगा कि आपने जब एमफिल किया और फिर उसके बाद पीएचडी की, उस वक्त आपकी क्या मोटिवेशन थी और एक अल्टीमेट गोल आपके माइंड में क्या था? ऐसा है कि एमफिल और पीएचडी मुझे लगता है उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो एकेडेमिया में जाना चाहते हैं। सो मेरा तो गोल बिल्कुल यही था कि मैंने एकेडेमिया में जाना था। मेरे पास एक सेट गोल था और उस गोल के मुताबिक मैंने एमफिल में एडमिशन लिया, फिर मैंने स्कॉलरशिप विन किया और मैं पीएचडी करने गई। देन मैं पीएचडी करने के बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया, बिकॉज मेरे पास एक गोल मौजूद था। ठीक है। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि एमफिल और पीएचडी के अंदर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो शायद कुछ तो डेफिनेटली इसी वजह से आ रहे हैं कि वो एकेडेमिया में जाना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अगर जॉब्स नहीं मिल रही तो वो एडमिशन ले लेते हैं, या जिनके पास कोई सेट गोल नहीं है तो वो एडमिशन ले लेते हैं कि चलें आगे पढ़ लेते हैं। सो फिर वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। अच्छा मैम, जो अब करना चाहते हैं इस वक्त, जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में किसी ऑप्शन को अवेल करें, तो आप चूँकि दिन रात आपका काम है स्टूडेंट्स को डील करना, उनसे राब्ते में रहना, तो मुझे ये बताएं कि एमफिल के लिए पाकिस्तान में इस वक्त क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? बिल्कुल, अब तो ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में एमफिल कराया जा रहा है। बिकॉज जब मेरा ज़माना था 2010 में मैंने एमफिल स्टार्ट किया था अपना, सो मेरे टाइम के अंदर एमफिल शायद बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप ऑनर्स करते थे या मास्टर्स करते थे एंड यू गेट इनटू एकेडेमिया, और उसके बाद आप अपनी प्रमोशंस के लिए एमफिल पीएचडी और सारा कुछ करते थे। लेकिन अब एचईसी की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट हैव एन एमफिल डिग्री अगर आप एकेडेमिया में जाना चाह रहे हैं या आप हायर एजुकेशन परसू करना चाह रहे हैं। सो ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो किसी ना किसी हद तक एमफिल की डिग्री ऑफर कर रहा है और तमाम डिसिप्लिन में हो रही है। सो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे करना है, दैट इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग थिंग। अच्छा, एमफिल के बाद आपके ख्याल में कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में जॉब्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, या एमफिल और पीएचडी करने का जॉब्स हासिल करने से, ज़ाहिर है एकेडेमिया में तो आपने बता दिया कि वो तो एक रोड मैप होता ही इसी तरह, लेकिन बाकी जगहों पे इसकी कितनी वैल्यू है, कितना ये सूटेबल है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इल्म का दरिया तो कभी ख़त्म नहीं होता, और तालीम हासिल करने में भी कोई बुराई नहीं है, और तालीम हासिल करने का एक ज़रिया डिग्रीज भी हैं कि आप डिग्रीज हासिल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास आपके गोल में कोई ऐसी प्रोफेशनल जॉब हासिल करना है जिसके लिए पीएचडी होना लाजमी नहीं है, तो आप पीएचडी आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग या अपनी ग्रोथ के लिए तो कर सकते हैं, मगर उससे आपको शायद प्रोफेशनल उस तरह फ़ायदा ना हो। जहाँ तक सरकारी नौकरियाँ, उसमें डेफिनेटली आपको इंक्रीमेंट्स मिलते चले जाते हैं जिस तरह आप डिग्रियाँ मुकम्मल करते चले जाते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि आप एमफिल भी कर लें, आप पीएचडी भी कर लें। अगर कोई मैनेजमेंट का बंदा है या कोई प्रैक्टिकल स्किल्स में काम करना चाह रहा है या कोई, तो मुझे लगता है उसके लिए शायद पीएचडी
उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी इंपॉर्टेंट उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी जो उसको आनी चाहिए, जो कि उसकी जॉब में उसको हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि आज का जो बच्चा है वो अपने गोल्स के मामले में डिसओरिएंटेड है। उसे पता ही नहीं कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, या मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। सो वो वहाँ पर जाकर फिर एमफिल पीएचडी की डिग्रियाँ तो शायद मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि आपने सीखा क्या है, आपके पास हुनर क्या है, आपके पास तालीम क्या है, आपके पास जो इल्म है उसको आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। दैट मैटर्स अ लॉट। मैम इस वक्त जो है ना डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत सारी चेंजेस आई हैं। एक तो हमारी परसेप्शन थोड़ी सी ये बन गई है, अक्सर आपने भी सुना होगा ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को ये बात करते हुए कि आप कोई और काम क्यों करते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें या कोई डिजिटल पे कोई ऐसा काम करें, उसमें अर्निंग बहुत है, पैसा बहुत है। कुछ अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे टिकटॉकर्स को, ऐसे व्लॉगर्स को देखते हैं जो अपना लाइफस्टाइल कुछ दिखाते भी इस तरह का है कि जैसे वो देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद पैसा है, कुछ के पास होता भी होगा, इस पे हम डिबेट नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी इंस्पिरेशंस चेंज हो गई हैं, उसकी वजह से वो ये समझते हैं कि डिजिटल में ही हम कुछ करेंगे तो एक्सेल करेंगे। ये बात आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो कम्युनिकेशन और मीडिया की प्रोफेसर हूँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम कम्युनिकेशन के लैंडस्केप तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। डायनामिक्स कंप्लीटली इंटायरली चेंज है। बिल्कुल मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करूँगी कि इस टाइम जो फ्यूचर है वो डिजिटल मीडिया में है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबार, या लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मीडियम्स कोई डाइंग स्टेज पे हैं, उनका सिर्फ मोड चेंज हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल के बच्चे का जो स्टार है वो शायद इन्फ्लुएंसर है, जो कि आपको अपनी पर्सनल जिंदगी दिखा रहा है और उसके बाद लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन मसला ये है कि एक रात में वायरल होना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस वायरल होने के बाद आपने सस्टेन कैसे करना है, दैट मेक्स अ डिफरेंस, जिसमें आपके एथिक्स भी आते हैं, आपकी मॉरलिटी भी आती है, और आपने जो पैसा कमाना है वो आपने किस जरिए के थ्रू कमाना है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो मैं हमेशा अपनी क्लास के अंदर भी बच्चों को कहती हूँ कि अगर हमें ये लगता है ना कि आप में से कोई एक बच्चा चैनल बना लेगा और उसके बाद वो रातों रात अमीर हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपने ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करनी है या आपको सूट करती है, उसके बाद तो शायद आप पैसा कमाने की तरफ चले जाएं। मगर फिर अगेन डिग्रीज आर इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही आपको एथिक्स भी सिखाएगी, वही आपको अखलाकियात भी सिखाएगी। मैं अपनी एक एग्जाम्पल दूंगी, मैं नाम नहीं लूँगी किसी इन्फ्लुएंसर का, ना ही किसी टिकटॉकर का। मैं अपनी फैकल्टी ग्रुप में बैठा करती थी आज से कुछ महीने पहले, तो एक ख़ास इन्फ्लुएंसर और एक ख़ास टिकटॉकर के बारे में डेली बात होती थी कि जी वो तो फ़लाँ गाड़ी ख़रीद रहे हैं, वो फ़लाँ शादी करके उन्होंने ये कर लिया और वो कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता था मैं डिप्राइव्ड हूँ बिकॉज आई डोंट नो हिम, सो मुझे तो अब ये देखना है। सो मैं एक रात सोचा कि आज मैं अब इन साहब को देखूंगी यूट्यूब के ऊपर, और मुझे पता होना चाहिए ताकि सो दैट मैं भी उस, आपने वैसे हिंट बहुत करीब का दिया। हाँ, लेकिन मुझे देख लेना चाहिए। और वो मैं देख रही थी, तो रात के कोई 12-1 बजे का टाइम था। सो मेरे हस्बैंड जामी घर आए तो मुझे कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या देख रही हो, इनको सुन रही हो, क्या हो गया तुम्हें, तुम सोना नहीं है? तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत डिप्राइव्ड फील हो रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें लोग क्यों देखते हैं? तो उन्होंने कहा उसी तरह देखते हैं जिस तरह तुम देख रही हो, क्योंकि क्यूरोसिटी है। हाँ, कि सब देख रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ तो है ना, देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू वॉच, क्योंकि रीजंस डिफरेंट होती हैं। कम्युनिकेशन की टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया, वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया। और मेरी ज़रूरत ये बन गया कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टूडेंट से उस बारे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, मैं अपने कॉलीग से उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। लेकिन ये तो डिजिटल मीडिया तो इस टाइम ज़रूरत है हमारी, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या नई जनरेशन है, उनको सही सिमत की तरफ गामजन कैसे करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैम अगर हम इस वक्त डिजिटल मीडिया की बात करें, अभी आप कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, तो आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, आपका उन्हें क्या मशवरा होता है कि वो एकेडेमिया वाली साइड पे आएँ, क्योंकि वो एक लॉन्ग रूट बन जाता है उनके लिए। पहले वो एमफिल करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, और अगर पाकिस्तान से करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। अच्छा, अब किस हद तक ये चीज़ें बेहतर हो गई हैं, मैं इस पर भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो पुरानी एक बात है ना कि बहुत साल लग जाते हैं, अब तो इस तरह नहीं होता। अब पाकिस्तान में पीएचडी कितने टाइम में मुकम्मल हो जाती है? मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो मेरे पास 8 PhDs में करवा चुकी हूँ और अभी 5 जो है वो इन प्रोसेस हैं। मुझे लगता है कि अब चीज़ें उतनी टेरिबल नहीं हैं। अब चूँकि नए लोग आ गए हैं, नए लोग सुपरवाइज भी कर रहे हैं, और वो यकीनन बाहर से करके आए हुए हैं, तो वो किसी ना किसी हद तक जो बाहर का एक तरीक़ाकार है वो अपने साथ लेकर भी आए हैं और इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी करते हैं। सो अब की जो PhD है वो ऑलमोस्ट 3
नहीं तो 4 इयर्स तक कंप्लीट होती है। बच्चा या कैंडिडेट जो है पीएचडी का, बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, पीएचडी का कैंडिडेट जो होता है वो 1 साल के अंदर कोर्स वर्क कंप्लीट करता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कॉम्प्रिहेंसिव में लग जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव करते करते उसका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है एंड देन बसर से वो गुजरता है एंड देन एडवांस बोर्ड के बाद वो उसका और सुपरवाइज़र का ताल्लुक शुरू हो जाता है। अब कितना कॉम्पिटेंट है सुपरवाइज़र या कितना अच्छा लाइजन है सुपरवाइज़र और स्टूडेंट के अंदर, वो चीज़ डिटर्मिन करेगी कि आपकी पीएचडी कितने अरसे में ख़त्म हो रही है। सो अगर आपका लाइजन बहुत अच्छा है, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपने एक सोच समझ के सुपरवाइज़र सेलेक्ट किया है, आपका सुपरवाइज़र और आप एक पेज पे हैं, तो मुझे लगता है विद इन 2 years आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स वर्क एंड कॉम्प्रिहेंसिव यू कैन गेट योर पीएचडी डन। सो इट्स ऑल अबाउट योर बॉन्डिंग विद योर सुपरवाइजर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका केस ठीक तरीके से चले। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा मैम, जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो हमने पिछले दिनों एक पैनल डिस्कशन भी की थी, उसमें भी यही उसका रिजल्ट यही था कि कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो चीज़ों को देखे। आजकल हर बंदा माइक पकड़ के किसी से भी कोई भी सवाल पूछ लेता है। क्या ये जर्नलिज्म है? आप खुद भी मीडिया स्टडीज़ पढ़ा रही हैं, क्या इसका तरीक़ेकार होना चाहिए? कोई लाइसेंस होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए? सोशल मीडिया के लिए क्या हो सकता है? मेरी बात से शायद कुछ लोग इख्तलाफ करें, लेकिन मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम के तो कभी भी हक में नहीं रही। सो मुझे लगता है कि हमेशा फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो इस मामले में इसको हम जर्नलिस्ट तो बिल्कुल नहीं कह सकते, मगर एक्टिविस्ट ज़रूर कह सकते हैं। सिटीजन जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट ज़रूर मौजूद है, लेकिन अब उसके लिए पर्सनल और सोशल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक रेगुलेट करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें किसी हद तक आपकी पर्सनल अखलाकियात, आपकी पर्सनल अपब्रिंगिंग भी शामिल है, और मुझे लगता है स्टेट और रियासत का इन्वॉल्व होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक। इस बात से बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे, बट मैं शायद लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तो अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको मिसयूज़ किया जाए। हाँ, उतनी आज़ादी ज़रूर दी जाए, मगर साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो स्ट्रीट टू ट्वीट का कल्चर इस टाइम बन चुका है, जो कि कभी किसी स्ट्रीट में बैठ के लोग डिस्कस करते थे और उसके बाद वो चीज़ें ओपिनियंस बन जाती थी, अब स्ट्रीट टू ट्वीट में वो ट्वीट तक चली जाती हैं, और ट्वीट करने के बाद वो हैशटैग जर्नलिज्म के नाम पर वो जो है वो बहुत कुछ चल रहा है। सो हैशटैग जर्नलिज्म को किस हद तक रेगुलेट करना है, इसमें इंसान की इनफरादी कोशिश भी शामिल है, इज्तमाई कोशिश भी शामिल है, और किसी हद तक रियासत को भी शामिल होना चाहिए। मैम, बीइंग अ टीचर, स्टूडेंट्स के लेवल पे और जिन भी लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपको क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन में, तरबियत में इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम कहीं पे जो आप समझती हैं कि ये अगर प्रॉब्लम किसी तरह एड्रेस हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो वो प्रॉब्लम क्या आपको नज़र आता है? मुझे लगता है डायलॉग की कमी है, डायलॉग की कमी, टॉलरेंस की कमी है। इस टाइम ना वालिदैन के पास वक्त है कि वो डायलॉग कर सकें अपने बच्चे के साथ, ना बच्चों के पास इतनी टॉलरेंस है कि वो सुन सकें। सो मुझे लगता है, और इसी तरह टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान भी यही है। सो मुझे लगता है कि डायलॉग दोबारा से शुरू हो जाए, या टॉलरेंस या रिस्पेक्ट, दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाए, तो किसी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और शायद ये चीज़ माँ की गोद से शुरू होती है, आपके अपने घर से शुरू होती है, और फिर उस्ताद तक जाती है। मुझे हमेशा, मैं ये कहा करती हूँ कि दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रायंगल, कि जिसके एक कॉर्नर पे स्टूडेंट है, दूसरे कॉर्नर पे टीचर है, और तीसरे कॉर्नर पे वालिदैन है। और जब तक ये ट्रायंगल जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। मैम, इसमें टीचर्स और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? वो किस तरह बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें? इस चीज़ को बेहतर कैसे किया जा सकता है? एक सजेशन आपकी तरफ से मैं लेना इस टाइम बैन तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हम अपने बच्चे को फ़लाँ चीज़ से रोक लेंगे, या हम फ़लाँ चीज़ से उनको बैन कर देंगे। वो यूट्यूब ना देखें, वो नेटफ्लिक्स ना देखें, वो सोशल मीडिया यूज़ ना करें, वो फ़लाँ से बात ना करें, वो फ़लाँ के घर ना जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। सिर्फ ये हो सकता है कि आप उनको सही और गलत बताएं, उनको डायरेक्शन दें, उनको इंस्ट्रक्ट करने की बजाय या उनको डिक्टेट करने की बजाय। आजकल का बच्चा डिक्टेशन नहीं लेता, आजकल का बच्चा इंस्ट्रक्शन नहीं लेता, क्योंकि उसके पास इतने ज़राए हैं इन्फॉर्मेशन लेने के। लेकिन आजकल का बच्चा जो है वो आपसे बात करना चाहता है, आपसे गाइडेंस ज़रूर चाहेगा, अगर आप उनसे उनके लेवल पे, हाँ, आप उनसे उनके लेवल पे जाके उनको राइट एंड रॉन्ग बताएं, और शायद उनको ये चॉइस दें कि बेटा दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, नाउ इट्स योर चॉइस, इससे आपको ये मिलेगा और इससे आपको ये मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बच्चा किसी ना किसी हद तक सही जगह पर आ सकता है। मैम, मुझे ये एक चीज़ बताइएगा कि ज़ाहिर है एजुकेशन सिस्टम की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि बाहर के ममालिक में बहुत चीज़ें बेहतर हैं, तो आपको अब क्या डिफरेंस नज़र आता है? ज़ाहिर है कि एक तो मेजर जो प्रॉब्लम है जिसको हम अक्सर डिस्कस करते हैं वो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस हैं, कि उसमें एक गैप है,
जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, अब खैर इस पे काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी फुली तौर पे भी ये काम नहीं हुआ कि जो स्टूडेंट्स जाएं बिल्कुल उनके पास वो रेलेवेंट स्किल्स हो और उन्हें फौरी तौर पे वो जॉब मिल जाए जो वो रिक्वायर करना चाह रहे हैं, जो हासिल करना चाह रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखती हैं, और बाहर के ममालिक में क्या स्टडी के बाद फ़ौरन जॉब मिल जाती है, उनके जो लिंकेजेस हैं इंडस्ट्री एकेडमिया वो कैसे हैं? वहाँ पर ना इंडस्ट्री और एकेडमिया की जो लिंकेजेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही। हम लोग उस तरफ जा तो रहे हैं मगर अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं। ठीक है। शायद अब जो नई जनरेशन बाहर से पढ़ के आई है वो चीज़ें बहुत चेंज कर रही है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। अगर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में देखा जाए तो मेरा पोस्ट डॉक एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से है, तो वहाँ पे PBC एरिज़ोना के बाकायदा लाइव शोज जाते हैं जिनको स्टूडेंट्स जो हैं वो हैंडल करते हैं। सो इस तरह के जो लिंकेजेस हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, बिकॉज बच्चों को उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो फंडिंग और रिसोर्सेज की भी बहुत कमी है। इस टाइम जो सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर पे सैलरी के पैकेजेस हैं या जो हम विजिटिंग टीचर्स को बुलाते हैं उनको जो सैलरीज दी जाती हैं वो शायद उतनी हैंडसम अमाउंट नहीं होती कि वो टाइम निकालें या वो आएँ, तो जिस वजह से ये जो लाइजोन है ये उस तरह नहीं बन पाता, ये उस तरह लिंकेज स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, क्योंकि हर कोई टाइम इज़ मनी। सो दिस इज़ द रियलिटी। सो जो भी आपका मीडिया से आ रहा होगा या जो भी आपके कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल साइड से आ रहा होगा उसको भी होगा कि वो कुछ ना कुछ अर्न करे। सो मुझे लगता है रिसोर्सेज की कमी की एक तो वजह है, दूसरी फंडिंग की कमी है, तीसरा डेफिनेटली विजन की कमी भी होती है, लेकिन वो तो अब किसी हद तक उसको पूरा किया जा रहा है। मैम, स्टूडेंट्स जो हैं जो आपके पास आते हैं पढ़ते हैं वो आपको कितने विलिंग लगते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कितने सीरियस होते हैं जॉब्स के हवाले से? क्या वो वाकई उस तरह से जॉब्स के लिए मेहनत करते हैं जैसे आप लोगों ने की, या उनसे पिछले लोग जैसे करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और कोई भी जॉब मिलती थी उसे करते थे और फिर उसमें बहुत मेहनत करते थे, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं खुद भी उनकी विल पावर उतनी नहीं होती? ये किस हद तक दुरुस्त है? वैसे तो हमेशा जो जेनजी को हमसे शिकायत रहती है वो ये रहती है कि हमें किसी काम का नहीं समझा जाता और हमें बहुत निकम्मा समझा जाता है। ऐसी बात नहीं है, दे आर वेरी टैलेंटेड। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज का बच्चा शायद मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, उसके पास मेरे से ज़्यादा आइडियाज़ हैं, उसके पास मेरे से ज़्यादा विजन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उनके पास गोल सेट नहीं है, वो इतने डिसओरिएंटेड हैं, दे जस्ट वांट टू अर्न मनी, सिर्फ वो पैसा कमाना चाहते हैं, उनके पास शॉर्टकट्स होने चाहिए, वो शॉर्टकट्स के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं। उनके अंदर हार्ड वर्किंग की कमी है, मतलब वो मेहनत नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि अगर आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो शायद हम रातों रात पहुंच गए हैं या किसी शॉर्टकट के थ्रू पहुंच गए। ये एक चीज़ जो है वो इस टाइम लैक कर रही है। अदरवाइज इस टाइम का जो बच्चा है जिसके पास बहुत सोशल मीडिया की वजह से रिसोर्सेज हैं, हम लोग तो वो थे जिनको लाइब्रेरीज भी इस तरह डिजिटल लाइब्रेरीज तो थी नहीं हमारे पास, हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर, आई रिमेंबर मैंने अपने एमफिल के दौरान जब डेटा कलेक्ट करना था तो मैं US कॉन्सुलेट के ऑफिस उधर कॉन्सुलेट में गई थी लिटरेचर रिव्यू को डाउनलोड करने के लिए, मतलब पेपर्स को डाउनलोड कर, हमारे पास डिजिटल आर्काइव्स नहीं थी। ये 2010 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और आपका बच्चा तो आपके पाम टॉप पे सारा कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ गोल की है, ऑब्जेक्टिव की है, उनको सही सिम्त में गामजन करने की है कि बेटा यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू सेट योर गोल्स, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग, एंड ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता। इसमें रोल कौन ज्यादा प्ले कर सकता है जिसमें स्टूडेंट्स की गोल सेटिंग हो जाए? मुझे लगता है वालिदैन और उस्ताद दोनों का होना चाहिए। आपके उस्ताद के पास भी वक्त नहीं है शायद, और वालिदैन के पास भी वक्त नहीं है कि वो बच्चों को ही बता सके। मेरे पास इतने बच्चे आते हैं जो कि मुझसे ये बात करते हैं, एडमिशन के टाइम पे मेरा ये हमेशा रहा है क्वेश्चन, उनसे पूछती हूँ कि व्हाई डू यू वांट टू सीक एडमिशन इन दिस डिपार्टमेंट, तो आगे से जवाब आता है फलां जगह पे एडमिशन नहीं हुआ तो हमने सोचा यहाँ पे ले लें, वो अब्बू ने कह दिया, अम्मी ने कह दिया, हमने सोचा हम एंकर बन जाएंगे, हमने सोचा हम ये बन जाएंगे। लाइक दे डोंट हैव अ सेट गोल कि उनको क्या करना है, उनके पास क्लैरिटी नहीं है। पहले हमेशा एंकर बनने के लिए आते थे, अब हमेशा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आते हैं। ये पिछले कई सालों से मैं तो यही देख। मैम, कोई आखिरी एडवाइस अपने स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? ख़वातीन के लिए तो मैं ये कहूँगी कि उनको काम करना चाहिए, उनको पढ़ने के साथ साथ ये भी सोचना है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट कैसे होना है, फाइनेंशियली भी एम्पावर होना चाहिए और साइकोलॉजिकली भी एम्पावर होना चाहिए। इस टाइम मैं ख़वातीन को देखती हूँ कि वो फाइनेंशियली तो शायद एम्पावर्ड हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली तौर पर वो अभी भी एम्पावर नहीं हो सकी, या उनके मसाइल इतने हो गए फाइनेंशियली एम्पावर होने की वजह से कि वो साइकोलॉजिकली तौर पर बहुत ट्रॉमेटिक हैं। सो दे नीड टू वर्क ऑन देयर मेंटल हेल्थ एज वेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जहाँ पर आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि इज़्ज़त करना और कराना सीखें, जो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही आप में आ सकेगी। आप माइक पकड़कर
या सोशल मीडिया का अकाउंट पकड़कर कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं, मगर ये सोच लें कि क्या आप किसी की इज्जत तो ख़राब नहीं कर रहे। अगर आप इज्जत ख़राब करेंगे तो कल को आपके सामने भी वही आएगा। सो इज्जत करें और कराएं। मुझे ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा इशफाक साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने क्लैरिटी की बात बार बार की जो स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। वाक़तन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल सेटिंग और क्लैरिटी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये हर चीज़ जो है नई जनरेशन के पास है, उनके एक क्लिक पे चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो अगर इस पे वो काम कर लें, इस पे गाइडेंस ले लें, किसी की मेंटोरशिप ले लें, किसी टीचर के साथ जुड़ जाएं, और अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो किसी अच्छे सुपरवाइज़र के साथ जुड़ जाएं, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।